शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्षों के सफर की विकास यात्रा का आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा तो भारतीय विविधता के दर्शन भी कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़े। भारत की आन बान शान के प्रतीक गणतंत्र दिवस परेड की क्या थी सुनहरी तस्वीर, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे सभी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति की झलक। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को किया नमन। कर्तव्य पथ पर नजर आया रक्षा, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जलवा। यूपी की झांकी में हुए दिव्य भव्य महाकुंभ के दर्शन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस के हुए भव्य समारोह। दिल्ली के चुनावी रण में अमित शाह की हुंकार, कहा 8 फरवरी को मिलेगा आपदा से छुटकारा। आप बोली कुछ भी हो आएगा तो केजरीवाल ही। कांग्रेस का भाजपा और आप दोनों पर निशाना। भारत चीन विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। सत्ताधारी सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख से की मुलाकात। कजान सहमति के तहत हो रहा है यह दौरा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी सहायता से चलने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक। यूएसएड ने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद रोकी मदद। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को देखा तो भारत की विविधता में एकता की ताकत के भी दर्शन किए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली तो परेड से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी तो सैन्य बलों में महिला शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। परेड में इंडोनेशिया का सेना बैंड और मार्चिंग दस्ता भी आज शामिल रहा। हिंदुस्तान अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आन बान शान का नजारा आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जहां न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा तो वहीं भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जवानों को सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर आज सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहने नजर आए। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने साथ राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति बग्घी में लेकर परेड स्थल तक पहुंची, जहां उनकी अगवानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की। राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तिरंगा फहराया तो राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
21 तोपों की सलामी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने इस दौरान पुष्प वर्षा भी की। हो रही है पुष्प वर्षा। परेड की शुरुआत रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे कलाकारों की प्रस्तुति से हुई, जहां वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे थे। दिल्ली एरिया के सेना कमांडर, जो कि परेड के कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले अतिथि मंच को सलामी दी। उसके बाद परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय जवानों की गाड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरी। इसके बाद मौका था इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। एक 190 सदस्यीय इंडोनेशिया का सेना बैंड के मार्चिंग दस्ते की सलामी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी ली, तो दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम गणमान्य लोगों ने खड़े होकर इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड की हौसला अफजाई की। इसके बाद इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के 152 सदस्यीय दस्ते ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद भारतीय घुड़सवारों का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरा। घोड़ों पर सवार जवानों का रौब देखते ही बनता था। फिर हुआ भारतीय सैन्य ताकत का प्रदर्शन, जिसमें तीनों सेनाओं की स्वदेशी तकनीक के दर्शन हुए, तो मेक इन इंडिया के आधार पर बढ़ती भारतीय सैन्य ताकत को भी दुनिया ने देखा। सैन्य ताकत के प्रदर्शन के बाद भारतीय सेनाओं के मिलिट्री बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसने लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। परेड के दरमियान कर्तव्य पथ भारतीय जवानों के डेयर डेविल्स टुकड़ी के हैरतअंगेज कर्तव्यों का गवाह भी बना। सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए। इसके बाद बारी थी फ्लाई पास्ट की, जिसमें भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर युद्धक विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन से भारतीय ताकत का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वर्षों की भांति इस बार भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान अपने बीच पीएम मोदी को पाकर हर आमोखास जबरदस्त उत्साह में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, तो लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। खिली हुई धूप और साफ आसमान में हुई परेड ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी जब 26 जनवरी की परेड निकली तो सभी की निगाहें भारतीय सैन्य ताकत पर टिक गई। बीते कुछ वर्षों में स्वदेशी तकनीक के आधार पर भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। आज कर्तव्य पथ पर अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक, आधुनिक कम्युनिकेशन संयंत्र और विशेष प्रकार के वाहन भी देखने को मिले। इसमें नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर और चेतक ऑल टेरेन वाहन, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल रहे। तो पहली बार प्रलय मिसाइल को भी आज कर्तव्य पथ पर परेड में प्रस्तुत किया गया। 76वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रभक्ति के पर्व में सराबोर समूचा देश और देश की रक्षा के लिए प्रण और प्राण को न्यौछावर कर देने की भावनाओं को प्रकट करने का दिन। धरती दहली, गर्जा गगन, दुनिया ने देखी भारत की सामरिक और तकनीक की शक्ति। देश के वीर सपूतों का साहसिक प्रदर्शन और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करते आधुनिक सैन्य साजो सामान देख दुश्मन के होश उड़ गए। परेड में भारतीय सेना के स्वदेशी व अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक, आधुनिक कम्युनिकेशन संयंत्र व विशेष वाहन देखने को मिले। इनमें नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन वाहन, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल रहे। इनके अलावा अपने कपि ध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन, आधुनिक नंदी घोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, शॉर्ट ब्रिज सिस्टम, संजय बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, आकाश मिसाइलों से लैस आकाश आर्मी लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल को पेश किया गया। इसे भारत में ही DRDO और RCI ने मिलकर बनाया है। सेना की सिग्नल कोर बाइक राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने अलग अलग अंदाज में अपने कारनामे दिखाए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। सेना के जवानों के कारनामों को देखकर दर्शक दंग रह गए।
टीम ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश की। कर्तव्य पथ पर सैन्य टुकड़ी 61 कैवेलरी परेड में शामिल हुई। ये दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। कर्तव्य पथ पर सेना की टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स ने परेड में शिरकत किया। इस टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन रितिका खरेटा कर रही थीं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते ने भी हिस्सा लिया। इसकी कमान डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के हाथों में थी। इसके साथ सीमा सुरक्षा बल के कैमल माउंटेड बैंड ने भी हिस्सा लिया। बैंड में 35 बैंड वादकों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर आज तमाम मंत्रालयों और राज्यों की झांकियां भी दिखाई दी। सभी झांकियां अलग अलग थीम पर बनाई गई थी, जिनमें राज्यों की विरासत और विकास के दर्शन हुए। तो मंत्रालयों की झांकी में भी विकास यात्रा की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। इस दौरान संविधान पर आधारित झांकी भी दिखाई दी। भविष्य के भारत का विजन भी आज की इन तमाम झांकियों में साफ तौर पर झलकता नजर आया। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली गईं। परेड में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर कुल 31 झांकियों की झलक देखने को मिली। इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी प्रदर्शित की गई। इस बार जहां तीनों सेनाओं की झांकी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखी, वहीं अनोखे अंदाज में निकली संविधान की झांकी ने दिल जीत लिया। उत्तराखंड की झांकी का विषय वस्तु, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित था। महिला सशक्तिकरण हरियाणा की झांकी का केंद्र बिंदु रहा। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी पर आधारित थी। झारखंड की झांकी में स्वर्णिम झारखंड को प्रमुखता से दर्शाया गया। कर्नाटक की झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर को राज्य की समृद्ध विरासत के एक अमूल्य और उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर दिखाया गया। आंध्र प्रदेश की मनभावन झांकी एटिकोप्पाका बुम्मालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौनों पर केंद्रित थी। गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल पर आधारित झांकी ने मन मोह लिया। पंजाब की झांकी में उत्कृष्ट इनले डिजाइन, कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की दिव्य और भव्य सांस्कृतिक छटा देखने को मिली। समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा बिहार की झांकी की विशेषता रही। मध्य प्रदेश की झांकी में 70 सालों बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी को प्रमुखता से दिखाया गया। त्रिपुरा की झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना पर आधारित थी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी में समृद्ध वन्य जीव और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को दिखाया गया। दिल्ली की झांकी में शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर फोकस रहा। पश्चिम बंगाल की झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में मातृत्व, सतत जीवन चक्र, दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास की झलक को दिखाया गया। डीआरडीओ की झांकी रक्षा कवच का मार्च भी कर्तव्य पथ पर देखने योग्य था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की झांकी में भारत के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ इसे देश की विरासत, विकास और भविष्य के लिए मार्गदर्शन की आधारशिला के रूप में चित्रित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की विषयगत झलक की प्रस्तुति दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी में नवीन भारत की झलक नजर आई। लखपति दीदी की थीम पर निकाली गई नवीन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वित्तीय सेवा विभाग की झांकी में देश में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी में मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने को दर्शाया गया। पशुपालन विभाग की झांकी स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को दर्शाती नजर आई। संस्कृति मंत्रालय की झांकी में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दिखाया गया।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की हमारा संविधान हमारा गौरव की झांकी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित किया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों की झांकी ने भी विकसित भारत की प्रगति को दर्शाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गणतंत्र दिवस की परेड में हर साल की तरह इस बार भी वायुसेना का फ्लाई पास्ट सबसे ज्यादा हैरतअंगेज करने वाला एक तरीके से कार्यक्रम रहा। लड़ाकू विमानों की गगनभेदी आवाज और जाबाजी भरे करतबों ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। फ्लाई पास्ट में 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर समेत कुल 40 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, डॉनियर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17 और C-295 जैसे विमान शामिल रहे। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सैन्य शक्ति। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता और महिला सशक्तिकरण की झलक। भारतीय वायुसेना के साहसिक फ्लाई पास्ट, लड़ाकू जहाजों की गगनभेदी आवाज और जांबाजी भरे करतबों ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। फ्लाई पास्ट में 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर समेत कुल 40 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, डॉनियर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17, C-295 आदि विमान शामिल थे। विमानों ने वायुसेना के 10 अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरी। गणतंत्र दिवस समारोह में इन विमानों ने कुल 12 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट के दौरान पहला फॉर्मेशन ध्वज रहा। इसके वायुसेना के विमानों और पायलटों ने समारोह स्थल पर अलग अलग फॉर्मेशन पेश किए। अजय, सतलुज, कटार, बाज, रक्षक, अर्जन, वरुण, नेत्र और भीम फॉर्मेशन आसमान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा बनाए गए। भारतीय वायुसेना के 5 जगुआर विमानों ने एरो फॉर्मेशन बनाया। 6 राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा बजरंग फॉर्मेशन बनाया गया। सुखोई लड़ाकू विमान त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में छा गए। अंत में राफेल लड़ाकू विमान वर्टिकल चाली के लिए आया। राफेल द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन ने कर्तव्य पथ पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल रहे। टुकड़ी कमांडर स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह थे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोइंग रंगथेम, अभिनव घोष अतिरिक्त अधिकारी थे। वायुसेना की टुकड़ी ने 12x12 की संरचना में भारतीय वायुसेना बैंड द्वारा बजाई गई धुनों पर मार्च किया। राष्ट्रपति के मंच को पार करते समय बैंड ने साउंड बैरियर धुन बजाई। समारोह का समापन राष्ट्रगान से हुआ। इसके उपरांत तिरंगे रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। इन गुब्बारों पर संविधान की पहचान लिखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संविधान के लोगों और 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन की मेजबानी की। कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। और 76वां गणतंत्र दिवस विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न देशों की राजधानियों समेत अन्य शहरों में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट में भी तिरंगा फहराया गया। विदेशों में बसे भारतीयों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली।
विदेशों में भी भारतीय गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन की मेजबानी की। कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, जहां पे एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के अलावा तमाम विशिष्ट मेहमान इस कार्यक्रम में शरीक हुए और एक तरीके से भारत गणराज्य के इस जश्न के उत्सव को मनाने के लिए शामिल हुए। तमाम मेहमान भी यहाँ मौजूद रहे। साल 2025 के लिए 17 बच्चों को बीते दिनों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन बच्चों में शामिल 12 वर्षीय आरव भारद्वाज भी हैं, जिन्होंने 2024 में करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक से इंडिया गेट तक 1251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। इतना ही नहीं, मात्र 10 वर्ष की आयु में भी आरव ने 2022 में मणिपुर में INA मेमोरियल से दिल्ली तक 2612 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। अपने इन्हीं साहसिक यात्राओं के लिए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आरव भारद्वाज, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। आरव, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टूडियो में और आपका बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये अवार्ड मिला है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये अवार्ड पाके आरव? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और इस अवार्ड पर मिलने पर मैं बहुत खुश और एक्साइटेड था और मैं ऑनर्ड फील कर रहा था कि मुझे इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं बहुत खुश भी था कि मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे हमारे ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। वो एक बहुत सच्चे इंसान हैं जो सबकी मदद करते हैं और वो एक डिटर्मिन्ड विजनरी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कही। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र है आप, लेकिन बड़े बड़े शब्दों के साथ में किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। और आरव का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था, मूलतः वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और फिलहाल दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आरव, आपने जो साइकिल की यात्राएं की, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्यों आपने ये साइकिल के थ्रू इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को कवर करने का सोचा? बचपन में ही मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था और मेरे दादाजी मुझे बचपन में ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। जब हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हमारे ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया था। ये सेरेमनी मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ देखी थी और इस जश्न पर मैंने सोचा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को कमेमोरेट करने के लिए एक साइकिल यात्रा की थी, जो मैंने INA मेमोरियल मोइरांग से शुरू की और ख़त्म उसे मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर किया था। जी, इतनी लंबी दूरी तक आपने जब साइकिल चलाई, ये दो बड़े, एक बार आप करगिल युद्ध स्मारक से और एक बार मणिपुर से दिल्ली तक पहुंचे, क्या दिक्कतें आई? कितने दिनों में ये सफ़र तय हुआ? क्योंकि अलग अलग मौसम में इतनी दूरी तक साइकिल चलाना बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या बड़ी चैलेंजेस थे आपके लिए? मेरी पहली साइकिल यात्रा जो 2612 किलोमीटर की थी, मुझे ये यात्रा करने में 32 दिन लगे थे। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जिसकी वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता था, परंतु हम साइकिल चलाते रहे और हमने मेहनत करी थी। हमने साइकिल यात्राओं से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। दूसरी साइकिल यात्रा 1251 किलोमीटर की थी, जो मैंने 13 दिन में की थी। इस यात्रा में टेरेन काफ़ी मुश्किल था,
पहले दिन ही सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन था, क्योंकि हमें जोजिला की चढ़ाई चढ़नी थी और वो सबसे मुश्किल चढ़ाई थी, क्योंकि वहाँ पर हवा भी तेज़ थी, कई जगहों पर गार्ड रेल भी नहीं थी, रोड ख़राब था और ऑक्सीजन के लेवल्स भी कम थे। आप जब साइकिल चलाते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं या फिर आपको एक टास्क वो नज़र आता है जिसको कंप्लीट करना होता है? कैसी फीलिंग आपके मन में आती है? मुझे अपनी दोनों साइकिल यात्राओं में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश को घूम रहा हूँ और देश में बहुत डाइवर्सिटी थी जो मैंने बहुत इंजॉय करी, परंतु मैं इंस्पायर्ड रहा कि मुझे मेरी यात्रा को कर दिखाना है। बिल्कुल। आप अपने इस अचीवमेंट के बाद, आपको जो ये पुरस्कार मिला उसके बाद में आप राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात आपको करने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करने का मौका मिला। इन मुलाकातों को आप किस तरह से देखते हैं और कितना अच्छा आपको फील लगा, और क्या बातें आपकी राष्ट्रपति महोदया से या फिर प्रधानमंत्री जी से हुई जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह लगती हैं? तो मैं बहुत खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था जब मैंने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम ने मुझे अवार्ड दिया था, और मुझे बहुत प्रिविलेज फील हुआ जब मैंने हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे अचीवमेंट के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मुझे और भी ऐसी कई चीज़ें करनी चाहिए। एक फाइनल सवाल, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं और अपना जो ये अचीवमेंट है उसके बेसिस पे मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप बनना क्या चाहते हैं और मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं, और मैं देश के बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि या तो वे बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाएं और देश की सेवा करें, या स्पोर्ट्स में एक्टिवली अच्छा खेलकर देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आरव आपसे मिलकर बात करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए, और आप जो चाहते हैं वो हर मुकाम हासिल करें। देश सेवा में एक बहुत जागरूक नागरिक के तरीके से आप आगे बढ़ें। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए बढ़ते हैं। खाने में तो स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। दूध उत्पादन में हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए आप सब पशुपालकों को मेरा और कपिला पशु आहार का सल्यूट। मेरे और कपिला पशु आहार की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। Every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं।
तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद अब बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के चुनावी रण में आज भी धुआंधार प्रचार देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भाजपा की ओर से कमान संभाली तो आप की ओर से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। दोनों ओर से जमकर आरोप प्रत्यारोप चले। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है तो दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उधर कांग्रेस ने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है। दिल्ली होगी किसकी? सबने भींची मुट्ठी, वादे अपार, मुद्दों की भरमार, फिर भी जनता परेशान। केजरीवाल जी के शासन के अंदर अपनी दिल्ली इस 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। बढ़ते दिन के साथ दिल्ली में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। इस बीच भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर जोरदार हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। भाजपा ने आरोप लगाया कि आतिशी के परिवार के लोग आतंक के आरोपी अफजल गुरु को बचाने के रास्ते खोज रहे थे, लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी भी आतंकी को बचने का रास्ता नहीं देगी। आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे NGOs हैं जो आतंकवाद के आरोपियों से बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने नरेला में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने उन पर दिल्ली को भ्रमित करने का आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आपके कुशासन से दिल्ली की जनता बेहाल है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा जो भी आरोप लगाए आएगा तो केजरीवाल ही। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, सारे कैंडिडेट बहुत ही बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री सब आ गए, लेकिन जीतेंगे केजरीवाल। 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की जनता की चिंता न तो दिल्ली और न ही केंद्र की सरकार ने की। आज सत्ता की भूख के आगे देश के सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखने के लिए ये पार्टियां तैयार हैं। दिल्ली के इस बार के चुनावी समर में भाजपा के तेवर देखकर लगता है कि वो 5 फरवरी को दिल्ली जीतने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वहीं केजरीवाल कैंप अपना किला बचाने के लिए पूरी जान लगा रहा है, जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि वो सरकार बनाने का सपना भले ना देख पाए, लेकिन कम से कम सम्मानजनक सीटें जरूर हासिल कर ले। इनमें से किसकी दिली तमन्ना पूरी होगी, इसका फैसला नतीजे वाले दिन 8 फरवरी को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिल्ली के सियासी घमासान पर ही हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। दिल्ली में आर पार बढ़ी सियासी तकरार, क्योंकि आर पार हो रखा है सियासी तौर पर और तकरार बढ़ गई। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। बीजेपी की ओर से यासिर जिलानी है और कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ बहुत जल्दी अभिषेक तिवारी भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे और अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला अमित शाह ने और सीधे तौर पे वार किया कि साहब दिल्ली की बदहाली के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी, और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी आप लोग खतरा है।
आर्यन जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी हाँ, मैं अमित शाह की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली की हालात बद से बदतर है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन अपहरण हो रहा है। 3 से 4 महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। 11 से 12 महिलाओं का प्रतिदिन अपहरण हो रहा है। 13 से 14 लोगों का प्रतिदिन मारा जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो दिल्ली की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। जहां तक सीमा सुरक्षा की बात है, दिल्ली की जनता ने उनको केवल और केवल एक कार्य दिया था कि आप सीमा का सुरक्षा कर लीजिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर लीजिए। इत्तेफाक से दोनों चीज में वो विफल रहे हैं। आज सीमा सुरक्षा के हालात ये हैं कि कोई भी अंदर घुस आ रहा है। चाइना आकर के यहाँ पे अपने गांव बसा दे रहे हैं। हमारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली आ जा रहे हैं, मुंबई आ जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं। तो अमित शाह जी को मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो गृह मंत्रालय के रहते हुए सीधा सीधा जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सीमा की सुरक्षा करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा तो बनाती है, लेकिन वो अपने ही असफलता का, अपने विफलता का बखान इस कदर करते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। ठीक है यासिर जिलानी जी, सवाल यही है कि जो सवाल आप उन पे उठा रहे हैं, वो उल्टा कह रहे हैं कि साहब उस सब के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदारी भाजपा को मिली हुई है उसमें वो विफल रहे हैं। यासिर संभवतः आप म्यूट पे, जी अभी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात करें। जी मुझे लगता है कि अगर इन्होंने 11 साल कोई भी काम सार्थक किया होता तो वो दिल्ली का चुनाव है, ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव है, ये सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद को पिटवाते हैं अपने ही पीए से, विभव कुमार से। ये दिल्ली और भारत जानता है। देखिए, ये हताश और निराश हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज, आप जब भी ये आपके सामने मीडिया के सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है जो सामने आएगा उससे टकरा जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। कितनी बौखलाहट है, क्योंकि इनके पास जो रिसर्च का एक मैकेनिज्म हमेशा से रहा है कि हमेशा से ये पहले ही सर्वे करा लेते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उस सर्वे में जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। इनकी टीम ने जो इंटरनल सर्वे करा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता जाने का, और ये कभी भी विपक्ष में नहीं रहे लोग। अचानक से आंदोलन कुछ दिनों का किया और इन्हें सत्ता हासिल हो गई, उसके बाद ये सत्ता में रहे हुए लोग हैं। इन्होंने विपक्ष के रूप में कभी काम ही नहीं किया। अब ये देखिए बौखलाहट क्यों है, क्योंकि इन्हें विपक्ष में जाना पड़ेगा, और विपक्ष में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये भारत के तमाम लोग जानते हैं जो विपक्ष में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये अब ये नई कहानी गढ़ेंगे, एक नए लोगों पे दोष मढ़ेंगे कि किस पे दोष मढ़ा जाए, इलेक्शन कमीशन पे मढ़ा जाए, ईवीएम पर। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी, आपने जितना बात अपनी कहनी थी आपने लगातार कही। आपको जो आरोप लगाया था आपने लगाया, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब वो अपनी बात रख रहे हैं, आपके आरोप पर जवाब दे रहे हैं, तो आप लगातार हंस रहे हैं, फिर आप टोक रहे हैं। तो आप अगर आरोप लगा रहे हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं, फिर देखिए गलत बात। यासिर जी एक सेकंड, देखिए अगर आप आरोप लगा रहे हो सुन लीजिए, वो सही कहें गलत का मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभिषेक मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा। आप अपनी बात रख दीजिए। आप यासिर जी पे ज्यादा परेशानी नहीं, बिल्कुल मुझे परेशानी, क्योंकि शो मेरा हो रहा है। ये मंच दूरदर्शन का है, किसी पार्टी का मंच नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत होगी। मैं कंडक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे दिक्कत है, क्योंकि आप अगर दूसरे को, फिर देखिए आप हर बार यही करते हैं। आपने ये तरीका अपनाया हुआ कि अपनी बात कह दो, दूसरे को बोलने मत दो, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आपने बोला किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने बोला किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वो जो बोल रहे हैं तुमको सुनने लीजिए, आपके पास आऊंगा, अपनी जवाब दीजिएगा। धैर्य रखिए, जरा बड़प्पन लाइए, आप सुनने का धैर्य रखिए। आपके पास आता हूं। तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, क्या कहा आपने? मेरा कहना है पत्रकारिता करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मैं अपना काम बखूबी जानता हूं। ठीक है, आप अपना काम बेहतरी से करना सीखिए, दूसरे को सुनना सीखिए, अगर आप सार्वजनिक जीवन है। ठीक है, हाँ अगर ये नहीं चुप हो रहे, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। आसिफ जी, आपके ऐसे दोस्त थे जो सुनना नहीं पसंद करते, क्या इसीलिए आपकी तकरार हुई है इस वाले चुनाव में? देखिए, दिल्ली के अंदर 11 साल से ऊपर हो गए तकरीबन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को सत्ता संभाले हुए। एक सेंटर की सत्ता चला रहे, एक दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। जो वादे करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, वो तमाम वादे उन्होंने एक तरफ जन लोकपाल को तो ऐसे डाल दिया जैसे कूड़े को उठा के कूड़े खत्ते में डाल देते हैं। उस पे अरविंद केजरीवाल जी का एक भी जवाब नहीं आता, ना बोलने को राजी होते। भ्रष्टाचार की ये बात करते थे, भ्रष्टाचार के अंदर तमाम लोग सलाखों काट के आए हैं। और ऐसे तमाम मुद्दे
जो अरविंद केजरीवाल जी, आतिश जी ने कहा हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, यानी 11 साल के अंदर दिल्ली वालों को जो गड्ढा दिया उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पानी के बिलों को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पानी का बिल जमा मत कीजिए, जो भी आया खत्म कर दिया जाएगा। आप ही बिल भेज रहे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी तो बिल भेज नहीं रही है। जिस पे आप बिल में लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी बिल भेज रही है। आपकी सरकार है, आप चला रहे हैं, आप बिल भेज रहे हैं, आप ही गड्ढे वाली दिल्ली दे रहे हैं। तो इसलिए तमाम चीजों में विफल रहने के बाद में आम आदमी पार्टी पूरी तरह विफल है। रही दूसरी बात, सेंटर की जो सरकार 11 साल से चल रही है दिल्ली के अंदर, उसकी कानून व्यवस्था ने दिल्ली को पूरा हिला के रख दिया है। दिल्ली में जिस तरह के गैंगस्टर सक्रिय हुए हैं, जेलों से धमकियां देते हैं, हत्याएं कराते हैं, लूटपाट कराते हैं, खुलेआम वीडियो वायरल होता है। जेल के अंदर जो हत्या होती है वो सबने देखा, एक गैंगस्टर किस तरह की हत्या हुई, किस तरीके से जेल के अंदर से कॉल आने के बाद लोगों को धमकियां मिलती हैं और घर पे जाके जिम टेलर हो या कोई भी हो उसकी हत्या होती है। पुलिस वालों के साथ जो हमने देखा बर्ताव किया गया गैंगस्टर द्वारा, वो भी सामने। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संभालती है और दिल्ली का शासन जो है आम आदमी पार्टी के। दोनों सरकारें मैं कहूंगा पूरी तरह विफल रही हैं। उस विफलता का नतीजा दिल्ली के लोग। जी, मैं अपनी बात आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें रख रहे हैं, ये आपके जैसे तमाम लोग रख रहे हैं, लेकिन आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो उतर क्यों नहीं रहा है? वो ये बातें नहीं कहने आ रहा जनता के बीच। देखिए मेरी बात सुनिए, जनता, दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी है। जब हम आम आदमी पार्टी के साथ थे तब भी हमने दिल्ली के तमाम मुद्दों को उठाया। दिल्ली की जनता के लिए पानी का मुद्दा हो, जल प्रभाव का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, हम खड़े होकर सड़कों पे लड़े। हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े। राहुल जी की रैली सीलमपुर में हुई और जल्द कल या परसों के अंदर फिर दोबारा तबियत खराब थी, तबियत ठीक हो गई है, अब वो फिर जनता की भी जाएंगे। मौसम इस समय है, लोगों की तबियत खराब होती है, सच बात है, मौसम खराब चल रहा है। अनंत विजय जी, एक सवाल किसी से किया जाए, उसका जवाब ना देके दूसरे 4 सवाल खड़े कर देना, ये परिपाटी सी होती दिखाई पड़ रही है, खासतौर से टेलीविजन बहस में। आर्यन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल हर दिन कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट बांट देता है और नसीहत दे देता है, चाहे उन्हें पत्रकारिता का प नहीं पता हो, प्रवक्ता का प नहीं पता हो, राजनीति का र नहीं पता हो, लेकिन पत्रकारों को नसीहत देना उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बना लिया। तो ये मानिए कि अगर राजनीतिक दल के लोग हमसे थोड़े नाराज रहते हैं तो हम लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। पहली बात तो ये, मैं आज के डिबेट से मुझे ये लगा कि मुझे ये कह देना चाहिए, इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही सर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर। तो हमें जब तक कोई राजनीतिक दल, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं फलाने दल के हो, कभी कांग्रेस वाले कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, ये मान के चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी प्रश्न किया कि एक प्रश्न खड़े करिए, उसके जवाब में 15 प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति दिल्ली के चुनाव में थोड़ी ज्यादा दिखाई देने लगी। पहले लोग, ये आप देखिए केजरीवाल जी ने पिछले 4-5 दिनों से इसको थोड़ा चेंज किया है। आप देखिए, पहले आप शीश महल का सवाल उठाते थे तो वो प्रधानमंत्री के महल का सवाल उठाते थे, उत्तर नहीं देते थे। लेकिन 2-3 दिनों से शायद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि प्रश्न का उत्तर अगर आप प्रश्न से देंगे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि जनता उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। सड़कें क्यों खराब हुई, यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कहना है। तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आर्यन जी आप देखेंगे कि स्वाति मालीवाल कांड पर भी सिर्फ नेतृत्व आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष रखेगा, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर अपना पक्ष रखा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई, और खासतौर पर अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति यही, उनके पास कहने को कुछ नहीं है जी। वो पिछले 2 चुनाव में 0 पर थे और आम आदमी पार्टी अब भी कह रही है कि अपना रिकॉर्ड वो बरकरार रखेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल देगी जी। तो और भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ है, आम आदमी पार्टी के पास भी दिखाने के लिए कुछ है। लेकिन मैं बार बार यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं कि 2020 से 2025 के बीच में आपने क्या किया, बिल्कुल ये बताइए। बिल्कुल, और ये शायद जनता को जानने के लिए सबसे 2015 से 2020 की है, बिल्कुल ये सबसे जरूरी भी है। हाँ अनंत जी, ये जरूरी भी है। आज थोड़ा सा वक्त की थोड़ा सा कमी है, इसलिए फिलहाल हम विराम देंगे, लेकिन पत्रकारों को भी जबरदस्ती पार्टी बना देना और शामिल कर देना, ये बड़ा परिपाटी से हुई। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, फिर किसी और दिन इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। दूध
दूध उत्पादन में हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए आप सब पशुपालकों को मेरा और कपिला पशु आहार का सल्यूट। मेरे और कपिला पशु आहार की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। प्रदेश की कुल 11 नगर निगमों में 10 मेयर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि श्रीनगर की एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC 27 जनवरी को लागू की जाएगी। 2.5 साल की तैयारियों के बाद UCC लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है, जिनमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून UCC को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी UCC 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही UCC पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर UCC की नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति भी ली गई थी। राज्य में UCC को कब से लागू किया जाएगा यह तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC को लागू करना भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से यह एक है। वहीं प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में UCC प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई
मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। अब यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की करते हैं। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों से संवाद किया, उन सभी को गणतंत्र दिवस समारोह पर आमंत्रित किया गया। देश के कोने कोने से आए ये सभी लोग समारोह के बाद केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए। देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व में मशहूर और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सुनने वाला रेडियो कार्यक्रम मन की बात की, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं। महीने के हर आखिरी रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों से संवाद स्थापित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और उनके सुझाव से भी अवगत हुए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर शिरकत करने के बाद इन सभी लोगों ने दिल्ली का आकाशवाणी भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबका स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी ली और उनके अनुभवों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने काम का विवरण रखा है, वो आज सब यहाँ पर उपस्थित है। रिपब्लिक डे के इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं और सबके साथ मिलकर बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा दुनिया में कहीं से भी जो अच्छा काम, पॉजिटिव काम हो रहा हो, जो समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा हो, ऐसे काम को दुनिया भर के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा यज्ञ दुनिया के सामने रखा है। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे देश के प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। ये उनके जीवन का सबसे खास लम्हा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो वहीं कई लोग कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी से संवाद के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया, उन्हें पहचान मिली और आज वो अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत की तरह देखे जाते हैं। यूं कहें कि सभी के जुबान पर पीएम मोदी द्वारा देश भर में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर एक विश्वास नजर आया, जिसमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का सामर्थ्य है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो छोटे छोटे गांव से आते हैं उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया कि पीएम ने मेरा नाम लिया है, मेरे को अच्छा फोटो खींचना है और भी रूरल में घुसना है। मैंने टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी पॉकेट मनी को दान किया था ताकि उन्हें पोषण मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। और ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सराहना दिया। गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये नाम उसको मोदी जी ने दिया हुआ है और ये दिव्यांग होने के बावजूद भी योग में नेशनल चैंपियन है। आसपास में सब लोग मुझे आईपीएस लेवल तक के मुझे बधाई दे रहे थे कि आपके मन की बात में आपका जिक्र चल रहा है। मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसका संदेश मिला, मेरे परिवार में और मेरे पूरे कोबरा टीम में इसकी खुशी का आपको मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। I felt very great and very grateful, feel very humbled, honored, and I didn't expect that this will happen. I'm very grateful and I'm very honored and grateful to be here today. आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम आज श्रोताओं के लिए भारत का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। आकाशवाणी भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस मुलाकात के दौरान प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, चेयरमैन नवनीत सहगल, दूरदर्शन की महानिदेशिका कंचन प्रसाद, दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशिका प्रिया कुमार, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशिका प्रज्ञा पालीवाल के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी इस खास समारोह का गवाह बने।
अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंज़िल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम होगा। अमित शाह की यात्रा में कई पवित्र स्थलों का दौरा और संतों से मुलाकात शामिल है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही हैं।